हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। आपके साक्षात्कार के लिए मतलब कि आपके पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बहुत सारे डाउट आपके मन में बसे होते हैं। कुछ कॉमन मिथ्स भी होते हैं जो कि आपको इधर उधर से सुनने को मिलते हैं। उन सभी चीजों को दूर करने के लिए आज हमारे साथ बहुत स्पेशल मेंबर हैं। हमारे साथ डॉक्टर पीके अग्रवाल सर हैं जो कि 34 ईयर्स ऑफ सर्विस आईएएस में दे चुके हैं। इनका वेस्ट बंगाल कैडर रहा है और इन्होंने मोर देन 50 बुक्स लिखे होंगे आपके ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। तो आप उन सबको भी पढ़ सकते हो। वेरी वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आप धन्यवाद। आपने सर मुझे युवा अभ्यर्थियों से आप परिचय करा रहे हैं जी सर। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो यंग एंड बडिंग ऑफिसर्स हैं, हमारे लड़के हैं, वो देश के भविष्य हैं। उनसे हम जान सकते हैं उनका क्या सोच है और उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आज मैं अ, बच्चों को और अभ्यर्थियों को, जो कि भारत का भविष्य है, आईएएस में कैसे साक्षात्कार दें, इसके बारे में बताऊंगा। सर मेरा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि यूजुअली क्या होता है कि जब हम लोग साक्षात्कार या फिर इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें हमेशा से बताया जाता है कि भाई आप बहुत सारी चीजों को पढ़ के जाओ। लेकिन वहां पर यूजुअली ऐसा भी कहा जाता है कि आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आप कितने सक्षम हो उस नॉलेज को प्रेजेंट करने में, ये उसका टेस्ट है। तो इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर जो इंटरव्यू बोर्ड है वो आपको जज करता है। तो अगर बीइंग बीइंग ए यूपीएससी मेंबर आप ऑलरेडी रह चुके हैं, तो उस पर्सपेक्टिव में अगर आप बता सकें कि जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको किन पैरामीटर्स पर वो जज करना चाहते हैं, क्या क्या चीजें उनके अंदर वो देखना चाहते हैं, जिससे कि जो अभ्यर्थी अभी इसकी तैयारी कर रहे हैं वो उन चीजों को अभी से सुधार सकें। आज आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आप एक कोटेशन ही कही है कि जो साक्षात्कार है वो ज्ञान का टेस्ट नहीं है। आप जो उत्तर देते हैं, वो क्या उत्तर देते हैं ये नहीं है, कैसे उत्तर देते हैं ये महत्वपूर्ण है। इसको आपको बिल्कुल एक की वर्ड है आज के दिन, आपको इसकी गांठ बांध के रखिए। तो सबसे पहले आप जो बोर्ड के सामने जाएं, साक्षात्कार बोर्ड के सामने जाएं, तो आप बिल्कुल मस्ती से जाएं, आनंद के साथ जाएं और मन में कदापि ये ना रखें कि हम एक एक प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि आपने प्रिलिमिनरी और मेंस की जो परीक्षा पास की है, वो भगीरथी प्रयासों से कम नहीं है। आप गंगा पार करके आए हैं। बिल्कुल। ये जो साक्षात्कार बोर्ड है वो भी जानता है कि आपका पूरा परीक्षण हो चुका है। अब वो आपको इसलिए कुछ प्रश्न करना चाहेगा कभी कभी, क्योंकि व्यक्तिगत प्रश्न पूछते पूछते बोर्ड भी थक जाता है। और आपका रिज्यूमे देख के सब समय जो आपका व्यक्तिगत विवरण है, तो वो कभी कभी गंभीर रूप से अंदर जाना चाहते हैं। और अगर आपको 80% के ऊपर अगर आपको मार्क्स लेना है, तो आपका साथ साथ किंतु ज्ञान भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो कंपटीशन जो ज्ञान का है वो 80% के ऊपर है। 80% साक्षात्कार में आप कैसे उत्तर देते हैं, आपका क्या व्यक्तित्व है, आपका क्या मनोविज्ञान है। आजकल जो साक्षात्कार बोर्ड है, वैसे तो मैं स्वयं यूपीएससी बोर्ड में एक आधा बैठा हूँ, उस समय जो नियम थे वो ये बड़ी चिंता थी सरकारों को भी कि जो अधिकारी आ रहे हैं वो देश में भ्रष्टाचार कैसे दूर करें। तो जी। एक पैनल के सामने ये भी एक मैंडेट रहता है कि आप ये देखो कि जो अ, अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आ रहा है उसमें क्या ईमानदारी है। ईमानदारी फॉर पर्पज ऑल्सो, ऐसा नहीं है व्यक्तिगत ईमानदारी केवल भ्रष्टाचार, कि वो जिस पर्पज के लिए आ रहा है वो वास्तव में देश सेवा या समाज सेवा कर सकेगा कि नहीं। तो आप ये जरूर रखिए कि आपसे बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जो कि ईमानदारी की टेस्ट करने के लिए होंगे। सर्वप्रथम तो मैं तो जो आप पैरामीटर हम लोग ये जो तीन हुए हैं, पहला व्यक्तित्व, दूसरा मनोविज्ञान और तीसरा ईमानदारी। अब जहां तक व्यक्तित्व का सवाल है, आप जानते हैं कि व्यक्ति जब वो प्रवेश करता है कमरे में, उसी समय किंतु बोर्ड के जो सदस्य हैं इतने अनुभवी होते हैं, जैसे हम जैसे लोग जिन्होंने 37 साल सरकारी नौकरी की है, हजारों लाखों
कर्मचारी जिसके नीचे थे, तो जब तक वो आप जैसे ही कमरे में आप प्रवेश करेंगे वैसे ही साक्षात्कार बोर्ड किंतु निर्णय ले लेता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि आप जब भी प्रवेश करें बड़े आत्मविश्वास के साथ करें और परमिशन लेके ही, जैसा मैंने बताया था, और अंदर जाएं और बिना परमिशन के ना बैठें। आपका जो पोशाक हो, पहनावा हो, वो विशुद्ध सुरुचिपूर्ण हो। जैसे आजकल आप जा रहे हैं, गर्मी रहेगी, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी, तो आप हो सकता है सूट ना पहने। वैसे आप सूट और टाई भी लगा सकते हैं, टेरिकॉट का सूट पहन सकते हैं। लेकिन साथ साथ जैसे पैंट शर्ट पहन सकते हैं, टाई पहन सकते हैं। देखिए, टाई जो हमारे देश में है वो एक सम्मान का प्रतीक है। और जो सरकारी अधिकारी होता है उसको टाई लगाने का पर्पज है कि सरकार से बन गया है सरकार से नीचे करके उसे चलना पड़ेगा। तो ये कोई हो सकता है कोई लोग पश्चिमी या अंग्रेजों की नकल का है, लेकिन हमारी संस्कृति में आ गया तो टाई अवश्य लगा के जाए। हाँ, अगर कोई नहीं लगाना चाहे पैंट शर्ट पहन के जा सकता है, यानी पैंट और कोट पहन के जा सकता है, पैंट शर्ट पहन के। और जो महिलाएं हैं, अभ्यर्थी हैं, तो सलवार कमीज साड़ी ब्लाउज थोड़ा सुरुचिपूर्ण हो, जैसा कि आप कार्यालय में जाते हैं। यद्यपि हमारी सिविल सर्विस में कोई पोशाक नहीं है, ड्रेस नहीं है, लेकिन आने वाले कल में हो सकती है, क्योंकि ड्रेस सब समय एक अनुशासनबद्धता दिखाती है। तो हो बिल्कुल। सकता है आने वाले कल में ऐसा हो जाए, तो इस प्रकार के एक पोशाक पहनने में कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि आप ऐसा ही करें, और वो आप जब ड्रेस पहन के अंदर जाएं, अ, उनसे नमस्ते करें और प्रणाम करें और श्रीमान बोलें। और क्या मैं बैठ सकता हूँ, हिंदी में। तो जैसे आप हिंदी में बोलेंगे तो साक्षात्कार बोर्ड समझ जाएगा कि आप हिंदी में वो साक्षात्कार देना चाहते हैं। वैसे तो और भी भारतीय भाषाओं में संभव है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में ही लोग देते हैं। तो हो सकता है कि थोड़ा कुछ मेंबर असहज हों साक्षात्कार देने में, लेने में। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदी बोलने से ऐसा नहीं है कि आपका कोई निगेटिव मार्किंग हो। देखिए, राष्ट्रभाषा है। अब तो नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें मातृभाषा पे जोर है, तो आप बिल्कुल गर्व से जाइए हिंदी में। हैं। अब वे दूसरा जो पैरामीटर मैंने बताया वो ये है आपकी व्यक्तित्व में कि आप कैसे मैं टीम के साथ जा सकते हैं। देखिए, जो प्रशासक का काम है वो बहुत बुद्धिमानीपूर्ण काम नहीं है, क्योंकि ऊपर से योजनाएं आ रही हैं, उसको कैसे कार्यान्वयन करें वो आ रहा है। आपको उनको उनका ही पालन करना है। उनको उनसे अगर आप दूर हटना चाहते हैं तो आपको ऊपर से आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि ये जो सेटअप है सरकार में ऊपर तक, वो पहले से बना हुआ सेटअप है। आपका भी कोई बॉस होगा, ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं है जिसमें बॉस ना हो। बिल्कुल है इसलिए सर। कोई एक बुद्धिमानी पूर्ण कोई काम करने नहीं जा रहे हैं। आपको ये देखना है कि जो आप अपनी टीम को लेके कैसे आगे बढ़ेंगे, और आप जो नीचे वालों तक जो ऊपर के आदेश हैं या जो जियो है, ऑर्डर्स हैं, उनको कैसे कार्यान्वयन करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे। सफल प्रशासक वो है जिसको नॉलेज है, ज्ञान है, और वो जो कोई भी चीज का विश्लेषण कर सकता है, कोई भी इशू, कोई भी समस्या, या कोई भी आपका डिबेट, कोई भी पॉइंट है, आप विश्लेषण करिए। लेकिन विश्लेषण ऐसा करिए कि आप दूसरे की सुनिए। जैसे पैनल मेंबर आपसे कुछ कहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अ, आप आपका जो विचार है वो आप समझते हैं, एकदम से आप उनसे राजी हो जाए। इसके माने तो ये है कि आपका अपना विचार नहीं है। आप कहिए, सर आपका मैंने विचार बहुत अच्छा है, और लेकिन अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं अपना एक विचार रखना चाहता हूँ। इसके अतिरिक्त जैसे ये भी हो सकता है कभी कभी आपके बहुत से आप प्रश्न ना बता सकें, तो वो दो तीन प्रश्न नहीं बता सकते, लेकिन आपको लगता है कि किसी प्रश्न का कोई एक अंश आप बता सकते हैं, तो आप बोलिए श्रीमान जी, माननीय। क्योंकि जब आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप माननीय बोलिए श्रीमान जी से ऊपर जाके, माननीय आप यदि आज्ञा दें तो आप इस प्रश्न का
एक अंश का मैं उत्तर देना चाहता हूँ अपने विचार के अनुसार। ये हो सकता है भूल भी हो। इसके माने है कि आप भी शूर नहीं है और आप कोशिश करते हैं, क्योंकि एक प्रशासक को हमेशा प्रयत्न करना, प्रयत्नशील होना चाहिए दूसरे की सुन के। हैं तो ऐसा है कि आप उनसे तर्क वितर्क में मत जाइए इंटरव्यू बोर्ड के किसी मेंबर के साथ। हो सकता है कभी कभी मेंबर क्या करते हैं, आपको उत्तेजित करने के लिए वो कहेंगे कि आप ठीक नहीं बोल रहे हैं, आप ये गलत है। इसलिए नहीं कि वो आप गलत हैं, कि वो जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या दूसरे के विचारधारा सुनने का आपको आप में वो है, धैर्य है कि नहीं। क्योंकि प्रशासन में किसी भी पद पर आप हो, आप जब तक नीचे वालों की नहीं सुनेंगे, आप ऊपर वालों की नहीं सुनेंगे, तो आप टीम स्पिरिट में लेके काम नहीं कर सकते। और जैसे कि मैं कहता हूँ, कभी एक बहुत अच्छा आंसर कल मैंने जो सुझाव दिया कि वो कहेंगे आप 3-4 साल से क्या कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़ा निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर जो 3-4 साल से लड़का अगर सिविल सर्विस की जो तैयारी कर रहा है, तो उसकी जो मानसिकता है वो बड़ी निगेटिव हो जाती है। लेकिन उन्हें चाहिए रचनात्मक सकारात्मक सोच के व्यक्ति जो उत्साह से भरे हों। क्योंकि जाते ही आपका जो अभी तक का उत्साह है, पूरे आपको 50-60 साल तक सरकार आपका उत्साह खींच लेगी, आपको उस बदले में आपको एक वेतन देगी। तो सरकार आप पूरा भरा हुआ आपका वो वेतन चाहती है उत्साह से। तो आप अगर आप ये बोलेंगे कि हमने सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कहिए, कहिए जरूर। हम इसके साथ साथ अपने जो पिताजी या इंडस्ट्री या व्यापार में उनको जो समस्याएं आती हैं, आजकल क्या है, सब रिटर्न वगैरह जीएसटी वगैरह के ऑनलाइन हो गए हैं। तो आपके घर वाले हैं उन वो तो ऑनलाइन जानते नहीं है। इसके अलावा आप अपने भाई बहनों को भी ऑनलाइन में गाइडेंस देते हैं। तो अगर हो सके तो ये भी कह सकते हैं कि आप टाइम में ट्यूशन करते हैं, या कहीं अगर आपकी लेखन हॉबी है, तो अगर आप इंटरव्यू बोर्ड को, साक्षात्कार बोर्ड को अपने तरफ लाना चाहते हैं, तो आप कहिए कि मैं लेखन से लेखन कार्य करता हूँ, मेरे इतने लेख छपे हैं, उससे भी अर्जन करता हूँ धनार्जन करता हूँ, जिससे कि आप जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उसको मतलब उसमें सहायता हो। और आपकी जो भी हॉबी हो है उसमें किंतु मास्टरी करके जाना चाहिए। या तो हॉबी बोले ना आप, अभी कुछ बोले ना, लेकिन जो भी बोले एक्चुअली आपको प्रिय तो है, संगीत बोले, कला बोले, लेखन बोले, गार्डनिंग बोले, हैं सिनेमा देखना बोले, या कुछ भी बोले, या अम, पश्चिम संगीत बोले, लेकिन उसमें आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि जो आपके सामने जो सदस्य हैं वो अनुभवी लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। तो उनको हो सकता है कि आधुनिक अधुनातन ज्ञान ना हो, लेकिन पुरातन ज्ञान तो होगा ही। तो उनसे आपको कोरिलेट हो सकता है, वो आपका जो नॉलेज है आपका अपडेटेड हो, उनको पता ना हो। तो उनको काटने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जो पुराने संगीतकार या लेखक या जो हुए हैं वो भी महान हुए हैं। और जो पीढ़ी अभी आ रही है, तो जो मूल है, मूल सभी का एक ही है। इसलिए मूल में जाने की कोशिश करिए। और ये सही है जो आपके जो बता रहे हैं कि पहले जो बिगनिंग में आप अपने को देखिए, आपको आप अपना परिचय देते हैं, परिचय वो पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं परिचय आपका कि आप कंफर्टेबल हो जाए कि दूसरा सामने वाला जो बात करने वाला व्यक्ति है। देखिए, बात जब ही होती है बातचीत का 21 तरफा हो। तो आप ये मत सोच के चलिए कि उनका जो साक्षात्कार बोर्ड है वो कोई बहुत बड़े आपका टेस्ट करना चाहते हैं। आप ऐसे ही सोचिए कि आप ट्यूटोरियल के जैसे प्रोफेसर हैं, आपकी समस्या का हल भी करना चाहते हैं, आपसे पूछना भी चाहते हैं। जैसे कि आपका आपका लेबोरेटरी में जब आप जानते हैं बीएससी में किसी परीक्षा होती है, वो वाइवा लेते हैं। तो इस प्रकार से हुआ मत समझिए, लेकिन अ, ये है कि वो जो जानना चाहते हैं उतना ही, जितना जानना है उतना ही बोलिए। हाँ, अगर ऐसा कोई पॉइंट आपके पास है
किसी पॉइंट पे आप ले जाना चाहते हैं बोर्ड को, तो फिर उसमें आपको बहुत गंभीर नॉलेज होना चाहिए। मतलब उसके जो प्रॉस एंड कॉन्स, नीड क्षीर विवेक करने की आपको शक्ति होना चाहिए, जिसे नीड क्षीर विवेक कहते हैं। देखिए कोई भी आपको, इसीलिए वो आपके सामने ऐसी एक समस्या रखेंगे, रखना चाहेंगे, कब जैसे आपसे कहते हैं स्टोरी टेलिंग आप भी करिए, जिससे ये पता चले कि आप में अ, ईमानदारी है कि नहीं, आप में विवेक है कि नहीं, और आपका जो ज्ञान है वो विवेक के साथ है, तो ईमानदारी के साथ। तो वो जो भी आपके सामने केस स्टडी रखते हैं, तो उसको आप बड़े गंभीरता से, बड़े आसानी से सोचिए। अगर आप नहीं समझ पाए हैं तो माननीय सदस्यगण से दोबारा पूछ सकते हैं, और क्लियर और उसमें स्पष्ट करिए, अगर मैं इस जगह होता तो मैं ऐसा करता। सर, मेरा आज का आखिरी सवाल ये है कि बहुत बार पैनल मेंबर्स ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आप अपने लाइफ में सबसे दुखी कब थे, या फिर सबसे निराश कब थे, या फिर सबसे हारे हुए कब थे, आपके लाइफ की सबसे बड़े रिग्रेट्स क्या हो सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो अभ्यर्थी होता है वो ये नहीं सोचता है कि हम अगर अपनी कमजोरी इनके सामने प्रेजेंट करेंगे तो कहीं इसका ये गलत मतलब ना निकाल ले। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अभ्यर्थियों को क्या जवाब देना चाहिए जिससे कि बोर्ड मेंबर भी सेटिस्फाइड रहें और उनकी कमजोरी इस तरीके से उनके सामने ना आए जो कि एक नकारात्मक प्रभाव डाले। मतलब वो अपनी कमजोरी भी इस तरीके से बता रहे हैं जिसका एक सकारात्मक असर सामने पैनल मेंबर्स पर पड़ रहा है। तो ये उनको कैसे ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना चाहिए। जहाँ तक दुर्बलता है जीवन में, कई सेटबैक हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में आते हैं सेटबैक। तो आप अपनी पढ़ाई से संबंधित सेटबैक भूलिए, या अपने जॉब से संबंधित भूलिए। यहाँ दो चीजें हैं, तीसरी चीज मत भूलिए फैमिली से संबंधित, क्योंकि उसका यहाँ कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप अगर, एक तो कई लड़के हैं जो जॉब करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं जैसे पहली नौकरी में गया तो हमारा जो बॉस था, तो मैंने देखा कि बॉस हमसे कुछ अवैधानिक या गलत काम करने के लिए कह रहा था। तो फिर मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, और मैंने समझाया कि इसमें ये नुकसान हो सकता है हमारी संस्था का, हमारी जो कंपनी है। इसके बाद अगर बॉस नहीं मानता है तो आप मैंने उस राइटिंग में अप्रूवल, अनुमति मांगी, तो अनुमति नहीं दी, क्योंकि आजकल बॉस लिखना नहीं चाहते, तो मुझे वो गलत काम करना पड़ा। तो मेरे जीवन में ऐसा एक कसक रह गई है। लेकिन मैं सरकारी नौकरी में जानता हूँ कि सरकार में अगर फाइल में मैं लिख देता हूँ, तो जो ऊपर वाला है वो एक कहने के लिए बाध्य होगा, लिखने के लिए बाध्य होगा अपने हम, कि मैंने जो अपना नोट लिखा है अ, वो उसका, उसकी मान्यता है। जबकि आजकल आईटी होने से उतना रिकॉर्ड रखना मुश्किल है, लेकिन अभी भी बड़ी बड़ी रिकॉर्ड रूम है, और वो रिकॉर्ड रखा जा सकता है। तो इस पर का जो रिकॉर्ड है, तो मैं सोचता हूँ सरकार में ऐसा नहीं होता है, इसलिए मैं सरकार में आना चाहता हूँ। क्योंकि इसके बाद मैं बड़े तनाव में रहा, और मुझसे जो बॉस है वो नाराज रहे, और सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बन सका। तो आप, एक कमजोरी सबसे बड़ी है ये कि मतलब, देखिए बॉस को न मानना क्या होता है कि आपको रोज उससे मिलना है। अगर सौहार्दपूर्ण नहीं है, सामंजस्यपूर्ण नहीं है, तो वो अच्छा नहीं लगता ना। तो ये तो, लेकिन ये समझ लिए तो भी आप इसमें एक सकारात्मकता यहाँ बताइए कि दीज आर दी हेजल्स ऑफ जॉब। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है लोगों को, जो महिलाएं सुन रही हैं, कि साक्षात्कार बोर्ड कुछ जो महिलाएं अभ्यर्थी हैं उन पे बड़ा दयालु रहता है, क्योंकि महिलाओं को प्रमोट करना है। अब तफसीली जाति और जो उपजाति और जो बैकवर्ड क्लास के लोग आते हैं, उनमें तो कोई, उन्हें तो सिलेक्ट करना ही है, उनके प्रति भी सहानुभूति रहती है। लेकिन महिलाओं से भी इसीलिए भी सहानुभूति हो जाती है कि वो बोलने में बड़ी अच्छी रहती है। तो मैं आशा करता हूँ जो पुरुष अभ्यर्थी हैं
साक्षात्कार बोर्ड में वो अपनी भाषा ठीक करें। अपना जो पिच है, अब तो आप चेंज कर नहीं सकते, बोलने का ढंग मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन जो ढंग है, क्योंकि प्रशासन में क्या है कि आपको तो दूसरे सुनने वाले हैं, इसलिए कोई जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे हो, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड तक किंतु आवश्यक है कि आपका जो टोन हो वो बड़ा कर्टियस हो, सुरुचिपूर्ण हो, उसमें आत्मविश्वास झलके, उसमें झलके कि आप दूसरों की बात सुनना पसंद करते। वो आप बहुत फास्ट भी ना बोलें हमारी तरह, लेकिन बहुत धीमे भी ना बोलें, और ऐसा बोलें जो दूसरा सुन सके, मतलब थोड़ा तेज बोलें, क्योंकि जो साक्षात बोर्ड के सदस्य होते हैं, पुराने लोग होते हैं, तो जरा सुनने में समस्या होती है। लेकिन इतना तेज भी ना बोलें कि मतलब ज्यादा तेज हो जाए, ऐसा ना बोलें कि आपके पास वाले को ही सुन सके, आपको चेयरमैन तक को सुनाना है, चेयरमैन के पास जो मेंबर बैठा है उसको सुनाना। तो मैं तो नहीं कह सकता हूँ जो अभ्यर्थी महिलाओं की तरह सुंदर और बढ़िया बोल सकते हैं, लेकिन सही बोलें, हिंदी भी बोलें, सही बोलें, और चिंता नहीं करें अगर आपका अंग्रेजी में सेंटेंस गलत होता है, ग्रामेटिकली गलत होता है, फिर आप उसको भूल जाइए अगर गलत होता है। हिंदी में भी अगर आपका गलत होता है, क्योंकि जो साक्षात्कार की भाषा है वो बातचीत की भाषा है, कन्वर्सेशन है। कोई ना तो आप भाषण दे रहे हैं, ना कोई भाषण सुनने वाला है, वैसे भाषण सुनने वाला आजकल कोई भी नहीं, इसलिए लेकिन कोशिश करें कि जाने के पहले शीशे के सामने अभ्यास करें, अपने माता पिता के सामने अभ्यास करें, अपने साथियों के साथ अभ्यास करें, भाइयों के साथ में अभ्यास, और कोचिंग इंस्टीट्यूट है जैसे तो मास्टर है, फिर आगे इनके सामने ही अभ्यास करें और जो बोलें और उसको सुधार करें। क्योंकि अगर आपकी जो भाषा में कोई अशुद्धि आती है तो वो जरा अच्छा नहीं लगता है। या तो आप वो भाषा बोले नहीं, आप चलतू भाषा बोले, वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि जो हिंदी बोले हैं तो वो स्थानीय, जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, या वो स्थानीय भाषा के पूर्वी मतलब उसके शब्द ना आए। हाँ, आप देखेंगे कि वो सदस्य हैं, वो खुद आपसे कहेंगे आप भोजपुरी में कविता सुनाइए, क्योंकि वो भी थक जाते हैं साक्षात्कार लेते लेते। तब आप जरूर अपनी भाषा में बोलिए, लेकिन ऐसा नहीं आप शुद्ध हिंदी में बोले। इसके बाद आप बोलिए, आपको जो जो जानना चाहें हैं, तो अपनी कमजोरी प्रकट करिए, लेकिन उस कमजोरी से आपने क्या सीखा इसको अवश्य बताइए साक्षात्कार से। या आपको सेटबैक जो लगा जीवन में, तो वो उससे आपने क्या सीखा। जैसे अभी छोटी क्लास में भी वो लेसन कहते हैं ना, आप इस प्रकार लेसन मत करिए, एक बार संक्षिप्त में, कि मैंने देखा कि उन्हें लगे कि लड़का, ये अभ्यर्थी लड़ सकता है, ये निराश नहीं होता है, और आगे बढ़ने का एसेंस जो है वो अब खुद ही आगे नहीं बढ़ेगा, वो देश को, अपने टीम को आगे ले जाएगा। और आजकल भारत में एक बड़ी कमजोरी है नौकरशाही में, कि नौकरशाही अपने आप कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करता, वो दूसरे का सुन के ओपिनियन फॉर्म करता है। अब इसलिए जब ये सब आपके बारे में बोलेंगे, ये लोग जाते हैं फील्ड में, तो आपका अपने आप इसलिए अच्छी होगी, आप सफल होंगे, आप नौकरी में भी आएंगे, और नौकरी में रहेंगे तब भी सफल होंगे। इसके साथ ही मैं आपको शुभकामना देता हूँ, और मैं हमेशा भी आपको जो भी प्रश्न होगा उस तक आपकी सलाह देने के लिए तत्पर हूँ। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड प्रेजेंस। आशा करता हूं कि जो भी अभ्यर्थी इस सेशन को सुन रहे होंगे उनको अपने आने वाले साक्षात्कार में बहुत सारी हेल्प मिलने वाले हैं, और आगे भी हम ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट ऐसे बचते हैं, आपके मन में हैं, तो आप जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, ताकि हम अपने अगले डिस्कशंस में उनको शामिल कर सकें।